नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश, डिटेल चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। सरकार और विपक्ष में बिल को लेकर आर पार। राज्यसभा में संविधान चर्चा के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया हमला, चुनी हुई सरकारें गिराने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा का समापन। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरे। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में रहा दबाव, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा तो निफ्टी 332 अंक टूटा। दिल्ली एनसीआर में फिर प्रदूषण की मार, कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैप 4 फिर हुआ लागू, 5वीं तक स्कूलों में होगी हाइब्रिड मोड में पढ़ाई। कनाडा की सियासत में उथल पुथल, उप प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद पीएम ट्रूडो पर भी बड़ा दबाव। पार्टी के सांसदों और सहयोगी दल ने मांगा इस्तीफा। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया फॉलो ऑन बचाने में रही कामयाब। जडेजा की जोरदार पारी, आकाशदीप और बुमराह ने डटकर की बैटिंग। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जा चुका है। इससे पहले बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब बिल पेश करने का मोशन रखा तो विपक्षी सदस्यों ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे और संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। बाद में नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए मत विभाजन किया गया। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने बिल को राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण बताया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काम करने की बजाय सरकार ऐसे बिल के जरिए संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि एक बार में चुनाव कराकर पैसे बचाने का तर्क बिल्कुल निराधार है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। We object to this. Why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. तो विपक्षी पार्टियां एक देश एक चुनाव बिल का यहां पर विरोध कर रही हैं। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। नए बिल से प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ चुनावी संबंधी खर्च में भी कमी आएगी। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अब विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बिल की खास बातें क्या हैं और अब जेपीसी में जाने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी?
वाकई जिस बिल को लेकर काफी ज्यादा विरोध पहले से ही हो रहा था, विपक्षी पार्टियां अपने तेवर कड़े की हुई थी, उस बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाएं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, उसको एक साथ कराया जाए। उससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल यहां पर पेश किया गया है। चूंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए संविधान संशोधन 129वां संविधान संशोधन बिल है जिसको यहां पे पेश किया गया। अब पेश करने के साथ ही सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी में सभी दलों के, जिन दलों के सांसद जितनी संख्या में हो उनके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व होता है उस कमेटी में, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद होते हैं। हालांकि सांसद कौन होंगे, किस पार्टी के कितने होंगे, इसको लेकर लोकसभा स्पीकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उनके नाम मांगेंगे और उसके बाद फिर ये नोटिफाई किया जाएगा अगले 2 से 3 दिन में कि जेपीसी के मेंबर कौन कौन से होंगे, उनकी शर्तें क्या होंगी, कब तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और जेपीसी के गठन के बाद जेपीसी की बैठकें होंगी, बैठकों में सभी दलों से सलाह मशविरा किया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और फिर जेपीसी के में देखा जाए कि किन किन के सुझाव को माना जा रहा है। अगर सुझाव को मानते हुए सरकार उस सुझाव को बिल में लाना चाहती है तो फिर से उस बिल में संशोधन सरकार लाएगी कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद, और बिल में संशोधन लाने के बाद वो चूंकि संविधान संशोधन बिल है तो लोकसभा से पहले 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा, फिर राज्यसभा से पारित करना पड़ेगा, और इससे चूंकि राज्यों का भी लेना देना है तो आधे से ज्यादा राज्यों से भी इसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक प्रक्रिया लंबी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही इस प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो गई है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आपको बता दें कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन बिल में और इसका भविष्य की राजनीति से क्या है लेना देना, आज इसी पर विस्तार से चर्चा आवाज अड्डा में होगी शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा। चलिए अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 1064 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 332 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बड़ी गिरावट का दिन रहा, बताइए किन सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली? तो आज जैसे कि इस तरीके का हमने बाजार का मूवमेंट देखा है, डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट तो नहीं रहा है। अगर निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो केवल एक ही शेयर था जो हरे निशान पे बंद है, लेकिन लूजिंग पॉकेट अब देख लेते हैं कि लूजिंग गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। श्रीराम फाइनेंस में 5% का डाउनसाइड, ग्रासीम में 3.25%, हीरो मोटोकॉर्प 3% और साथ ही साथ भारती एयरटेल में भी 3% का एक डाउनसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। मिड कैप की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो मैज़गॉन डॉक में हमें 6.25%, सूजलॉन में 5%, ओबरॉय में भी 3% और हेल्थ केयर में करीबन 2% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में कमिंस में 4.25%, एल&टी फाइनेंस 4%, ऑयल इंडिया में भी करीब 4% और बंधन बैंक में भी करीबन 4% की गिरावट देखी गई है। अब देखते हैं कि मेटल्स में कौन से गिरने वाले शेयर रहे हैं। जेएसपीएल में 3.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.25%, हिंडाल्को 2.25% और साथ ही साथ एनएमडीसी में हमें 2.5% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो जनवरी के आखिर तक बाजार में उतार चढ़ाव संभव है, ये कहना है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में त्रिदीप भट्टाचार्य आईटी, रियलिटी और कंजम्पशन सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल पर्टिकुलरली जो दारोमदार है वो क्लियर होगी अगले 2-3 महीने में। तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि जो एनबीएफसीज एज ए सेक्टर है वो उसके वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, और अगर मान लीजिए अगले 12-15 महीने में रेट कट्स हों तो उसमें हम लोग को एक थोड़ा सा मार्जिन्स में बेहतरी का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल बिजनेसेस में हमें लगता है कि आईटी एक अच्छा सेक्टर है, जो कि हम ओवरवेट भी है और पिछले 3 से 6 महीने हमने वेटेज बढ़ाई भी है। हमें लगता है कि करेंसी में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और साथ में अगर आप ग्लोबल पॉलिसीज थोड़ी से कॉर्पोरेट्स, यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए बेहतर हो तो एज ए प्ले ऑन द सेम इंडियन आईटी सेक्टर बेनिफिट हो सकता है। तो ये 2 सेक्टर मैं कहना चाहूंगा। और तीसरा जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जैसे सेकंड हाफ में वापस आएगी, कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली है, वहां पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आता हुआ देखते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स, 2 डोमेस्टिक और 1 आईटी, जो आज के डेट में मुझे पसंद है।
अब खबर बैक पॉलिटिक्स की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज एक नए बैग के साथ संसद भवन पहुंची। उनके बैग पर बांग्लादेश को लेकर संदेश लिखा था। मैसेज में लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था। प्रियंका गांधी की बैक पॉलिटिक्स पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। आज यूपी विधानसभा में प्रियंका की बैक पॉलिटिक्स पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फूड डिलीवरी पर जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं। इसके साथ ही ईवीज, यूज्ड और छोटी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ सकता है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से किस तरह की खबर आ सकती है, क्या कुछ सस्ता और क्या महंगा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, वहाँ से अगर आप खाना मंगाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस चार्जेज है वहाँ पर अब आपको जो है पहले जो 18% जीएसटी देना पड़ता था, वहाँ 5% देना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर खाना पीना सस्ता हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप महंगे होटल के अंदर बने हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहाँ पर पहले आपको 18% जीएसटी देना पड़ता था। अब लेकिन वहाँ पर होटल को ये विकल्प दिया जा सकता है कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना अगर खाते हैं तो वहाँ पर 5% विदाउट आईटीसी, यानी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 5% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। तो ये दो खबरें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आम लोगों के लिए जो खाने पीने के शौकीन हैं। तीसरी खबर यह है कि जो पुरानी कार, यूज्ड कार होती थी, उसको बेचना महंगा हो जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। पहले 12% जीएसटी चुकानी पड़ती थी, अब 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। और ये ईवीज़ के साथ भी लागू होगा, क्योंकि ईवीज़ को अगर रीसेल में आप बेचते हैं तो वहाँ पर भी आपको 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। हालांकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी, डीजल की गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर पहले भी रीसेल करने पर, उसको दोबारा बेचने पर 18% जीएसटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब जो छोटी गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनको भी अगर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 12% के बजाय 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें फैसला हो सकता है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली पर एक बार फिर से प्रदूषण की मार। आप देखते रहिए आवाज समाचार। बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 426 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर AQI 500 के करीब पहुंच गया है। इसलिए दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रैब 4 की वापसी हो गई है। रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूरा अपडेट लेते हैं। तो रोहन, बताएं क्या है पूरा हाल प्रदूषण का? एक बार फिर से ग्रैब 4 की वापसी राजधानी दिल्ली में हो गई है। जी, एक ऐसे समय में जब लोगों को लगने लगा था कि शायद दिल्ली में प्रदूषण का जो सीजन है वो खत्म हो गया है, प्रदूषण ने अचानक से वापसी कर ली है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI 426 है, जो कि गंभीर की श्रेणी में है। और जो 40 मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में होते हैं उसमें से 30 ऐसे हैं जहां AQI 40 के पार है, यानी कि गंभीर की स्थिति में है। इसमें नरेला, बवाना, ITO जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, आनंद विहार, ये सभी इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो चारों तरफ स्मॉग थी। हालांकि बाद में जरूर जो हवा की स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। अगले से 2 से 3 दिनों का जो फोरकास्ट है, टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो न्यूनतम है वो रहने वाला है, यानी कि जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी इसके साथ ही बरकरार रहेगी। कोल्ड वेव्स भी बरकरार रहेंगे, यानी कि जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में रहने की आशंका है। और दिल्ली सरकार ने इस वक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 फिर से लागू कर दिया है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से रोक लगाई गई है उस पर। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मोड पे चल रहे हैं। बाहर से आने वाली जो ट्रक्स हैं
उन पर रोक लगाई गई है। और ये सारे जो मेजर्स हैं ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कि जो हवा की क्वालिटी है वो सीवियर की स्थिति में बनी रहती है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो अब तक का फोरकास्ट है, दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना करना ही पड़ेगा। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान की भजन लाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर संशोधित MOU पर हस्ताक्षर किए। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव भी मौजूद रहे। आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की डिप्टी PM और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रीलैंड ने एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा है। पत्र में फ्रीलैंड ने लिखा है कि पिछले हफ्ते ट्रूडो ने उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाने की कोशिश की थी और उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अन्य भूमिका देने की पेशकश भी की थी। ऐसे में मंत्रिमंडल छोड़ना ही एकमात्र ईमानदार और व्यवहारिक रास्ता है। यह फैसला ऐसे समय पर उठाया गया है जब 62 बिलियन कनाडाई डॉलर के घाटे से जूझ रहा है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो ने अपने कैबिनेट सहयोगी डोमिनिक लेब्लांक को नए वित्त मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई है। लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सांसद और सहयोगी दल उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं। चौथे दिन की खेल की समाप्ति पर आकाशदीप 27 रन और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फॉलो ऑन बचाने में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 77 रनों की जुझारू पारी खेली। जडेजा क्या आउट होने के बाद भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन बाकी थे, जबकि 9 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद बुमराह और आकाशदीप ने डटकर बैटिंग की और टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। महाराष्ट्र रेरा ने लगभग 11,000 प्रोजेक्ट्स को नोटिस भेजा है। 30 दिनों के अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। तो रेरा के एक्शन का घर खरीदारों पर क्या होगा असर, इसी पर ही कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा होगी शाम 5:57 पर।